दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वो 1 करोड़ लोग थे, जी नहीं वो 4 करोड़ लोग थे, जी नहीं वो 8 करोड़ लोग थे। कौन थे वो लोग, कहां चले गए? और इतनी बड़ी तादाद में एक देश के भीतर क्या हम 8 करोड़ लोगों को भुला सकते हैं? यकीन जानिए हम उन्हें भूल चुके हैं। हमें नहीं पता उन्हें 2 जून की रोटी मयस्सर भी होती है या नहीं होती है। हमें नहीं पता उन्हें कोई रोजगार मिला भी है या नहीं मिला है। हमें नहीं पता वो किस भूखमरी के हालात में है। हमें नहीं पता राशन दुकान जाकर वो अनाज ले भी पाते हैं या नहीं ले आ पाते हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कितने तो मर गए, कितनों ने खुदकुशी कर ली। कौन थे वो लोग, कहां चले गए? सिर्फ 6 महीने पहले की बात है। इस देश पर पूरी दुनिया की नजर थी, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा पलायन यानी माइग्रेंट लेबर्स की आवाजाही भारत जैसे देश में इतनी बड़ी तादाद में हुई, जो खुले आसमान तले जो नजारा पूरी दुनिया ने देखा वो डराने वाला था। इस देश का सिस्टम किस तरीके से चरमरा चुका है और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी बचा नहीं है, इसी बात का जिक्र तो 6 महीने पहले हर कोई कर रहा था। लेकिन इस 6 महीने में इतने सारे मुद्दे आए कि हर मुद्दे के पीछे पूरा देश भागने लगा। मीडिया भागने लगी, सत्ता उस पर सियासत करने लगी, राजनीतिक दल अपनी अपनी रोटियां सेकने लगी। और जिस मुद्दे ने जिस समुदाय को प्रभावित किया, जिन लोगों को प्रभावित किया, जिस पेशे को प्रभावित किया, वह लोग हैरान परेशान होकर यही सोचते रह गए कि दरअसल उनका मुद्दा बड़ा है या फिर उससे पहले की स्थितियां जो थी वह ज्यादा विकट है। कमाल का देश है, एक ऐसा देश जिसमें हर क्षण एक नया मुद्दा इस रूप में सामने आकर खड़ा हो जाता है कि कोई समझ नहीं पाता है कि उससे पुराने हालात जो थे और जो पुराने मुद्दे थे उन्हें याद करें या भूल जाएं। क्योंकि आज 6 महीने पहले के उन प्रवासी मजदूरों को हम आपकी आंखों के सामने लाकर रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि उनका सच क्या है। और सच बेहद त्रासदीदायक होता है, दिल को दुख देता है। लेकिन उनका सच आपको इसलिए जानना चाहिए क्योंकि देश बार बार सत्ता के जरिए हमें भटकाता है। मीडिया बार बार सत्ता के साथ खड़े होकर नए रंगीन परिस्थितियों को हमें उसमें डुबोने की दिशा में ले जाता है। लेकिन जर्नलिज्म अक्सर फॉलो अप करती है और पहचान करना चाहती है कि दरअसल क्या वाकई हम उन हालातों को भूल जाएं जिस पर इस देश की नजर थी कल तक और उस पर आज ध्यान ही नहीं दिया गया। खामोशी से और सन्नाटे के बीच आज इस सच को समझिएगा कि संसद के भीतर जानकारी दी गई कि 4 करोड़ प्रवासी मजदूर देश के नगर महानगरों से छोड़कर अपने गांव गए। जिस कैबिनेट मिनिस्टर ने जानकारी दी उसके काउंटर में एक दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर ने कहा जी नहीं वो 4 करोड़ नहीं 8 करोड़ थे। और हमें लगता है कि जो इस देश के आंकड़े हैं अगर उसका औसत निकालिएगा तो तकरीबन 11 करोड़ लोगों की आवाजाही इस देश में हुई है। लेकिन हम सत्ता की मानते हैं, सरकार की मानते हैं और 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की स्थिति मौजूदा वक्त में क्या है, इस दौर में उनको क्या वाकई रोजगार देने का जो ऐलान हुआ उनको मिला? उनको जो 5 किलो अनाज देने का जिक्र था क्या मिला? उनका जो राशन कार्ड बनाने का जिक्र था वो मिला? और इन सब के बीच अलग अलग मुद्दे इस दौर में जिस तरीके से पनपते चले गए उसमें कितनी बड़ी तादाद में खुदकुशी कर ली गई, किसी ने उस तरफ देखा नहीं। कितने लोग थे जो रेलगाड़ियों में मर गए सफर करने के दौरान, उनकी तादाद निकल कर आई 110 से ज्यादा है। जो सड़कों पर मरे, जो पटरियों पर मरे, पलायन के वक्त मरे, उनकी संख्या भी 200 से ज्यादा है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? 100, 200, 300 घरों के भीतर मातम आज भी छाया होगा, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि आज तो हम जिक्र आपसे 8 करोड़ लोगों का करने वाले हैं। इस देश के भीतर में गरीबों की संख्या बीते 6 महीने के भीतर में 1 करोड़ 20 लाख बढ़ गई। क्या फर्क पड़ता है? इस देश के भीतर में गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल लोगों की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ बढ़ गई। क्या फर्क पड़ता है? इस देश के भीतर में जिन योजनाओं का जिक्र पैकेज के तौर पर हुआ उसका पैसा लगभग 50 से 60% घरों में नहीं पहुंचा। क्या फर्क पड़ता है? जो जनधन योजना थी और जो कैश ट्रांसफर हो रहा था उसका पैसा भी नहीं पहुंचा। किसान सम्मान निधि भी नहीं पहुंची। क्या फर्क पड़ता है? अलग अलग संगठनों ने सर्वे किए, खासतौर से गांव कनेक्शन का सर्वे है, अलग अलग एनजीओ ने अपने तौर पर काम किया।
अलग अलग सरकारी डाटा इस दौर में निकल कर आए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही कहता है कि सारी चीजों को मिलाकर जब आप जिन परिस्थितियों को लेकर सामने आते हैं, दरअसल सच वही होता है और वह सच डराने वाला है। क्योंकि आज जिन बातों का जिक्र हम आपसे करने वाले हैं उसमें एक एक चीज को इसलिए आप पलटते चले जाइएगा क्योंकि शुरुआत में एक जानकारी दे दें। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की रिपोर्ट ने बहुत साफ साफ कहा कि भारत में 1 करोड़ 20 लाख लोग गरीब और हो जाएंगे, जो हो चुके हैं। बहुत साफ तौर पर कहा था कि गरीबों की तादाद समूची दुनिया में लगभग 4 करोड़ 30 लाख बढ़ेगी और उसमें सबसे ज्यादा लगभग 27% भारत के ही होंगे जो गरीबी की तादाद बढ़ेगी। उसके बाद जो खाद्य असुरक्षा यानी फूड इनसिक्योरिटी से जो लड़ाई लड़ते हैं, बीते 6 महीनों का सच यह है और अगर वर्ल्ड वाइड की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक जब तक यह महामारी नहीं आई थी तब तक उनकी तादाद लगभग 13 करोड़ 50 लाख थी पूरी दुनिया में और वह बढ़कर लगभग 26 करोड़ 50 लाख हो चली है। भारत के लोग जो थे, जो असुरक्षित थे, जिन्हें खाद्य सुरक्षा के दायरे में नहीं आ पा रहे थे, भोजन नहीं मिल पा रहा था, उनकी संख्या कल तक 3.5 करोड़ थी, वह बढ़कर अब 7 करोड़ पार कर गई। क्या फर्क पड़ता है? यह कौन सी स्थिति है? लेकिन सच इस देश के भीतर का आंकड़ों के साथ और सरकारी डाटा के साथ, सर्वे के साथ, अलग अलग NGO की रिपोर्ट के साथ, तमाम चीजों को जब एक साथ लेकर शामिल किया गया तब पहली बार सामने आया कि लोकसभा में श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 2011 के सेंसस के मुताबिक कहा लगभग 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं, उसमें से 1 करोड़ 5 लाख का पलायन हुआ है यानी आवाजाही हुई है और उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश लौटे हैं 32,50,000, बिहार लौटे हैं 15 लाख, बंगाल लौटे हैं 13,85,000, 7,54,000 मध्य प्रदेश लौटे हैं। लेकिन फिर उनकी अगली लाइन में था जो लिखित जवाब था, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, कर्नाटक, हिमाचल, दिल्ली, गोवा, इनका जिक्र नहीं है इसमें। तब देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने एक जगह जिक्र किया, दरअसल 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और इस आवाजाही में जितनी बड़ी तादाद में लोग इधर से उधर गए हैं उसके भीतर का सच कितना भयावह है, इसको आइए जरा आज इसलिए परख लीजिए क्योंकि सरकार ने इस दौर में बहुत सारी जानकारियां दी जब सिर्फ नजर प्रवासी मजदूरों पर थी, उनके पलायन पर थी, उनकी मौतों पर थी। सच ये है, जिस दौर में ये देश खेती से जुड़े अध्यादेश और विधेयक को लेकर झगड़ा कर रहा है ना, आपको जानकर हैरत होगी इस दौर में किसानों की खुदकुशी बढ़ी है। अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े आए हैं वो इसलिए डराते हैं क्योंकि पंजाब जैसी जगह में लगभग एक डाटा निकल कर आया 24 जून से 1 सितंबर तक 65 किसानों ने खुदकुशी कर ली और हमने जब अपने तौर पर अलग अलग माध्यमों से पता किया तो पता चला कि जनवरी से सितंबर तक इस साल में लगभग 165 किसानों ने खुदकुशी कर ली है। यह सिर्फ पंजाब का आंकड़ा है। पूरे देश के भीतर में जो डराने वाला आंकड़ा है खुदकुशी का, वो खुदकुशी सीधे सीधे लॉकआउट का वर्क है, लॉकडाउन की स्थिति है, उस दौर में बेरोजगारी की स्थिति है, किसानी का संकट है और यह किसानों पर आए नए विधेयक से पहले का संकट है। हम 1 सितंबर तक का आपसे जिक्र कर रहे हैं और तब तक इस देश के भीतर में 6,500 किसानों ने खुदकुशी कर ली। ये कौन से किसान थे, कैसे किसान थे? जनवरी, फरवरी, मार्च तकरीबन 2,500 किसानों ने इस देश में खुदकुशी की जो आंकड़े निकल कर आ पाए और अप्रैल से लेकर सितंबर तक लगभग 4,200 किसानों ने खुदकुशी कर ली। 6,500 किसानों ने इस दौर में खुदकुशी की है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये किसानों को कहा गया मनरेगा में काम मिल गया, हम उसका सच भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह सच जानना जरूरी है कि जहां पर प्रवासी मजदूर जहां से निकले वह 5 टॉप की जगह कौन सी थी? उसमें दिल्ली NCR का इलाका था, वो मुंबई महाराष्ट्र का इलाका था, वो गुजरात का इलाका था, वो आंध्र प्रदेश का इलाका था, वो कर्नाटक का इलाका था। और जहां वो 5 जगह जहां से सबसे ज्यादा मजदूर गए थे और वापस लौट के आए, वह उत्तर प्रदेश का इलाका है, बिहार का इलाका है, मध्य प्रदेश का इलाका है, उड़ीसा का इलाका और झारखंड का इलाका है।
जो लोग कारखानों में काम करते थे, इंडस्ट्रीज में काम करते थे, कहीं सुरक्षा गार्ड थे, कहीं सोसाइटी में मेड के तौर पर थे, कहीं खेतों में काम करते थे, कहीं निर्माण कार्य में जुटे हुए थे, कहीं ड्राइवरी कर रहे थे, अलग अलग जगहों पर जितने भी लोग काम कर रहे थे, उनकी तादाद के भीतर का सच यह है कि लगभग 82% लोगों के पास काम नहीं है। और उसके भीतर का एक दूसरा सच यह है कि उस 82% में से लगभग 70% को 2 जून की रोटी नसीब गांव लौटने के बाद हो नहीं पा रही है। यह कौन सी स्थिति है जिस दिशा से हमने आंखें मूंद ली थी? क्योंकि यह डराने वाली स्थिति इसलिए है क्योंकि जब हमने आपसे पंजाब में खुदकुशी का जिक्र किया तो सबसे ज्यादा खुदकुशी विदर्भ के इलाके में देश में हुई, किसानों की, जो हमेशा होती रही है। मराठवाड़ा में भी हुई, वो दूसरे नंबर पर है। पश्चिमी महाराष्ट्र में भी हुई। और इन सब के बीच अमरावती डिवीजन, जिसके भीतर में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, बुल्ढाना, कोला, वाशिम, यवतमाल और अमरावती, इसमें सबसे ज्यादा खुदकुशी हुई है। और इन आंकड़ों को जब हम टटोलना शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं ये क्यों मारे गए या क्यों मर गए, कर्ज लिए हुए थे, लॉकडाउन में कौन सी स्थिति थी, तो ये और ज्यादा डराने वाली स्थिति है। क्योंकि सरकार ने क्या कहा था? सरकार ने कहा जो मजदूर लौट के जाएंगे उनके लिए हमने रोजगार के लिए 50,000 करोड़ का एक पैकेज दिया है। देश के 116 जिले सरकार ने निर्धारित किए और जब उसके बारे में जानकारी मिलनी शुरू हुई, इन 116 जिलों में सिर्फ 25,000 मजदूरों को ही लाभ मिल पाया, यानी प्रति जिला 215 मजदूर। और प्रति जिले जो लौट रहे थे वो लाखों में मजदूर हैं। कितने लाख हैं यह भी बताएं, उससे पहले कुछ और समझ लीजिए कि जो लोग अपने गांव लौटे उनकी तादाद कितनी थी, या जो अपने राज्य लौटे उनकी तादाद कितनी थी। उसमें से कईयों के पास राशन का कार्ड नहीं था। यह भी कहा गया जिनके पास राशन का कार्ड नहीं उनको तो अनाज दे देंगे। इसको जरा सिलसिले को समझिए। महाराष्ट्र में 20 लाख लोगों को नया राशन कार्ड मिला, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं उनकी तादाद तकरीबन 10,83,000 है जो लौट के आए। अब क्या करें, कहां जाएं? उत्तर प्रदेश में 12 लाख लोगों को नया राशन कार्ड मिला, लेकिन जो लौट कर आए उसमें से 32,50,000 ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, उनका नहीं बन पाया कार्ड। बिहार में लगभग 24 लाख लोगों का नया राशन कार्ड, ये राशन कार्ड बीपीएल भी है और एपीएल भी है, लेकिन जो लोग बिहार लौटे उनकी तादाद जो थी लगभग 70 लाख के लगभग थी, जो अलग अलग गांव में बिखरते चले गए। उसमें से 24 लाख के लिए आपने कार्ड बना दिया, बाकियों को नहीं मिला। पश्चिम बंगाल में कहा गया 67 लाख लोगों को हमने नया कार्ड बना के दे दिया, लेकिन बंगाल का सच यह है कि वहां लगभग 1.25 करोड़ लोग जो अलग अलग जगहों पर रह रहे थे और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जो पलायन हुआ अपने गांव में लौटे, उनकी स्थिति बहुत नाजुक हो गई। झारखंड में 15 लाख लोगों का, तमिलनाडु में 6,90,000 लोगों का, राजस्थान में 6.5 लाख लोगों का कार्ड बना। यानी जितने लोगों का कार्ड बना उनसे लगभग औसतन 5 से 8 गुना कर दीजिएगा, इतनी बड़ी तादाद में लोगों को 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए। लेकिन सरकार ने कहा हमने अनाज दिया है। तब हमने जो अनाज दिया है उसके भीतर का सच जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद भी किनको अनाज मिल रहा था, किनको नहीं मिल रहा था, यह भी आंकड़े निकल कर आए। और यह गांव कनेक्शन का जो सर्वे हुआ उसमें निकल कर आया, जिनके पास राशन कार्ड था ऐसे लोगों को सिर्फ 71% को अनाज मिला, यानी 29% को नहीं मिला। 23 करोड़ लोगों को इस देश में राशन कार्ड है, 23 करोड़ घर हुए। इन घरों के भीतर में लगभग 16 करोड़ को अनाज मिला और 7 करोड़ को नहीं मिला राशन दुकान से भी, जिनके पास राशन कार्ड है। जो राशन दुकान का कार्ड जिनके पास नहीं है उस वैसे घर तकरीबन 5 करोड़ हैं। लोगों की तादाद 8 करोड़ है जो सरकार ने बताया। उन 8 करोड़ के लिए 5 किलो की अनाज की व्यवस्था कर दी है, लेकिन 5 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके पास राशन दुकान का कार्ड नहीं है। उनमें से लगभग 1 करोड़ 35 लाख को अनाज मिला, 3 करोड़ 70 लाख को अनाज नहीं मिला। यानी जिनके पास राशन कार्ड था 7 करोड़ को अनाज नहीं मिला। उसमें से जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उसमें लगभग 3 करोड़ 70 लाख, यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को अनाज नहीं मिला। कोई फिक्र की बात नहीं है, ऐलान हो चुका है, आंकड़े दिखा दिए जाएंगे कल को, कोई पूछेगा। लेकिन जब आप
जिले दर जिले एनालिसिस करते हैं और वहाँ का जो फैक्ट्स निकालते हैं। और अब तो गाँव का भी एनालिसिस करने की सुविधा है, कई गाँव को अपने आप ने नेट से कईयों ने जोड़ दिया है, वहाँ के डीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने या स्टेट ने अपने तौर पर काम किया है। उसके भीतर जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं मिल पा रहा है। पंजाब में 74% लोग ऐसे थे जिनको राशन कार्ड होने के बावजूद अनाज नहीं मिला। हिमाचल में 51% लोग अनाज नहीं मिला। मध्य प्रदेश में 47%, हरियाणा में 46%, उड़ीसा में 41%, उत्तर प्रदेश बिहार में लगभग 25 से 27%, बंगाल में 35%, राजस्थान में 23%, झारखंड में 24%। इतनों को अनाज नहीं मिला। और जिनके पास राशन कार्ड ही नहीं था उनकी स्थिति इन जगहों पर नाजुक हो गई और लगभग 82% लोगों को अनाज नहीं मिला। वो अनाज भी नहीं मिला जो कि इनको बिना राशन कार्ड होने पर मिल जाना चाहिए था। रोजगार की स्थिति जो हमने आपको बताई, प्रति जिले सिर्फ ऐसी स्थिति आ गई, सरकार के आंकड़े के हिसाब से 215 का आंकड़ा निकलता है। 25,000 मजदूरों को लाभ मिला। 50,000 करोड़ का पैकेज बनाया गया था। देश भर के 116 जिले थे, जिसमें पूरे देश भर में नहीं था, कुछ राज्यों को चुना गया था, जिसमें बिहार के 32 जिले, उत्तर प्रदेश के 31 जिले, राजस्थान के 22 जिले, मध्य प्रदेश के 24 जिले, उड़ीसा के 4 जिले, झारखंड के 3 जिले। जो निर्धारित किया गया वहां भी हम रोजगार नहीं दे सके। रोजगार नहीं दे पा रहे थे, भोजन नहीं दे पा रहे थे। यह स्थिति पहली हुई। उसके बाद की स्थिति है कि जिनके खातों में भी पैसा जा रहा था कि नहीं जा रहा था, उसमें यह निकल कर आया कि 36% लोग ऐसे हैं जो बैंक अकाउंट भी है लेकिन पैसा नहीं पहुंचा। 64% ने कहा पैसा पहुंचा, उसमें से 18% ने कहा पूरा नहीं पहुंचा। 50 से 65% कौन कौन से राज्य हैं जहां पैसा नहीं पहुंचा? उड़ीसा, केरल, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, यहां पर पैसा नहीं पहुंचा। इसके नीचे 50% के जब आप नीचे आएंगे, किसानों को कितनों को मिला पैसा या नहीं मिला, ये आंकड़े गवर्नमेंट के हैं, ये आंकड़े गांव कनेक्शन के सर्वे के हैं, ये आंकड़े एनजीओस की रिपोर्ट के आधार पे आपके सामने हम पूरा खांचा रख रहे हैं और गवर्नमेंट की साइट से जो निकल कर आया है उसका आंकड़ा आपके सामने है। बिहार में 26% लोगों को खाते में पैसा नहीं पहुंचा। उत्तर प्रदेश में 40% ऐसे हैं जिनके पास नहीं पहुंचा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र लगभग 40% ऐसे हैं नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ में 18%, राजस्थान में 9%। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोगों के पास पैसा पहुंचा। ये आंकड़े बताते हैं जिसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए निकाला जाता है। किसान सम्मान निधि 59% के पास पहुंचा, 41% के पास नहीं पहुंचा। 59 में से 27% कहते हैं कम पहुंचा। यह कौन सी स्थिति है? जो जानकारी निकल कर आई, जो जनधन अकाउंट में 500 रुपए डालने थे, 14% इस देश के भीतर में अभी भी लोग हैं जो खेतीबाड़ी से जुड़े हैं, मजदूरी करते हैं, गरीब हैं, मुफलिसी में जीते हैं। 14% के पास जनधन अकाउंट भी नहीं है। इन आंकड़ों को टटोलते टटोलते ये बात सामने आई कि सबको काम तब मनरेगा में तो मिल रहा होगा, जो लोग गांव लौटे हैं शहर से छोड़कर उनके पास काम नहीं है। बहुत कम तादाद में बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि कितने लोग लौटे हैं। इसका एक आंकड़ा सामने आया कि अगर इस देश के भीतर में 1 करोड़ लोग शहर को छोड़कर वापस गांव लौट गए तो उसमें से गांव छोड़कर जो दोबारा लोग आए हैं उनकी संख्या सिर्फ 80,000 है। यानी समझिए ये कितना है, 1 करोड़ में से सिर्फ 80,000, 0.8%। यही लोग वापस लौट कर आए। बाकियों की दिशा से हमने आंखें मूंद ली और मान लिया कि शायद सबका पेट भर रहा होगा, मान लिया सबको रोजगार मिल रहा होगा। इन 6 महीनों के भीतर अलग अलग मुद्दों ने इस देश को बहुत परेशान किया और हमने उस मुद्दों के आसरे भुला दिया। क्या स्थिति है? जो मुद्दे परेशान करते हैं शहरी लोगों को, गांव में इसका कोई असर नहीं है। 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं हो पा रही है। अब इसके बाद आइए असल सच पे। मनरेगा का सच यह है कि मनरेगा में बड़ी तादाद में मजदूरों की संख्या बढ़ी है, इससे कतई इनकार नहीं है। इस समय आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक्टिव वर्कर्स जो हैं इनकी तादाद 13 करोड़ 64 लाख है और जो एक्चुअल जॉब कार्ड दिए गए हैं उनको दिए गए हैं 8 करोड़ 82 लाख को। पहला हिस्सा यहां समझ लीजिए कि इसके भीतर का भी सच क्या है। लगभग 6 करोड़ लोगों के पास नहीं है जॉब कार्ड, तो काम नहीं मिलेगा। एक बात ये। दूसरी बात, कुल कितने घर हैं जिनको की काम दिया गया? उनकी संख्या 6 करोड़ है जिनको काम दिया गया।
अगर आप पिछले साल चले जाइएगा, जिस समय महामारी नहीं आई थी, तो भी लगभग 5.5 करोड़ घरों को काम दिया गया था। अभी हम लोग कितने आ गए? 6 करोड़। तो 6 करोड़ का मतलब है लगभग 50 लाख को ज्यादा काम दिया गया। 50 लाख लोगों को काम ज्यादा दिया गया देश भर में मनरेगा के तहत, और गांव पहुंचे हुए लोगों की तादाद जो है वह हम लोग मानकर चल रहे हैं कि जो पार्लियामेंट के भीतर कहा गया, जिसमें 4 करोड़ लोगों की संख्या है। 8 करोड़ हुआ है वो पार्लियामेंट के बाहर कहा गया, 4 करोड़ पार्लियामेंट के भीतर कहा गया, हम उसी को मान रहे हैं। बाकी 3.5 करोड़ लोगों की स्थिति क्या है? इस देश के भीतर में नया संकट बिल्कुल नए तरीके से आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो अनाज है, जो सब्जियां हैं, जिसमें आलू है, प्याज है, टमाटर है, इनकी कीमतें गांव में भी महंगी हो गई है। इसलिए महंगी हो गई है क्योंकि गांव तक अब वो रिटेल सेक्टर पहुंच गया है, जो कि किसान की खेती में से अनाज को पहले उठाता था, अब सब्जियों को भी उठा रहा है और उसको भी अपने यहां भंडारण कर रहा है और इंतजार कर रहा है कि कीमत कैसे बढ़ेगी और कंज्यूमर कब खरीदने आएगा। जिस मौसम में सबसे सस्ती सब्जियां हो जाती थी, जिस मौसम को हम लोग देख रहे हैं, सर्दियों के मौसम शुरू होते हैं, उस दौर में सबसे कॉस्टली, सबसे महंगी सब्जियां इस दौर में मिल पा रही है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से अगर देखिएगा खेती की, तो पता चलेगा कि आलू हो या प्याज हो या टमाटर हो या कोई भी सब्जी लेंगे, उत्पादन पिछले 5-6 सालों को देखिएगा तो उत्पादन ज्यादा हुआ है, लेकिन मार्केट में माल गायब है। क्योंकि सरकार ने अब कालाबाजारी को कानूनी रूप दे दिया है। जमाखोरी कर सकते हैं और आप भंडारण कर सकते हैं, अब आपको कोई पकड़ेगा नहीं, क्योंकि वो एसेंशियल नहीं रहा, एसेंशियल सर्विस में नहीं आता है। तो जो थोक मूल्य है वो बहुत नीचे रहेगा और जो खुदरा मूल्य है वो बहुत ऊपर मिल रहेगा। थोक मूल्य जो है किसानों से जो कैपिटलिस्ट खरीदेगा जाकर, वहां पर जिसके पास पूंजीपति है, जो बिजनेस धंधा करना जानता है, वह 1000 करोड़ रुपए अगर लगाता है और सारे अनाज को खरीद लेता है, सारी सब्जियों को खरीद लेता है, तो वह उसको जमा रखेगा और उसके बाद जब बाजार में कीमत बढ़ जाएगी, अगर उसने 10 रुपए किलो टमाटर खरीदा है, तो बाजार में जब तक 70, 80, 90 रुपए किलो टमाटर नहीं होगा, तब तक वह नहीं बेचेगा। इतना ही नहीं, पहले की स्थिति यह थी कि जो थोक और खुदरे के बीच में बिचौलियों की लाइन लगी हुई थी। नई स्थिति ने, जिसके पास पूंजी है, उसने उस बिचौलियों की स्थिति को भी खत्म कर दिया। एक मुश्त अपने हिसाब से मार्केट को तय करने लगे। यही संकट आने वाले वक्त में अनाज को लेकर होगा, जिसको लेकर किसान हरियाणा और पंजाब में सड़क पर हैं। उनको समझ पा रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या मुश्किल होगी, लेकिन दोबारा लौटिए उसी स्थिति में, क्योंकि इस देश के 8 करोड़ लोग मर रहे हैं, खप रहे हैं, कोई फिक्र नहीं है किसी को। उन्हें अनाज मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कोई फिक्र नहीं है, उनके पास काम नहीं है। और स्थिति धीरे धीरे इतनी विकट होती जा रही है, जो ग्रामीण इलाके में है वो किन स्थितियों को देखें, घर में रोटी चूल्हा देखें या फिर इस देश के भीतर उपजते हुए नई नई परिस्थिति देखें। क्योंकि नई परिस्थितियों का हाल है कि कोई भी राज्य सरकार उनको कुछ भी दे पाने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि जो टैक्स वसूला गया, जो जीएसटी का टैक्स था, जो डायरेक्ट टैक्स था, जो सेस था, उसको भी केंद्र सरकार अब राज्यों को लौटाने की स्थिति में नहीं है। और जब सेंटर फेल हो रहा है, तो सेंटर में अगर बीजेपी है, तो बीजेपी शासित राज्य सरकार कि जुबान से आवाज नहीं निकल पा रही है कि हमको पैसा तो दीजिए। आवाज कौन निकाल रहे हैं? जो गैर बीजेपी शासित, जिसमें बंगाल होगा, जिसमें झारखंड होगा, जिसमें केरल होगा, ये लोग कह रहे हैं कि हमें पैसा दीजिए, कैसे स्टेट चलाएंगे। तो जब पैसा ही नहीं आएगा और वसूली अपने तौर पर चलती रही और यह स्थिति नाजुक होती चली जाएगी, तो फिर जो 8 करोड़ तो दूर की बात है, वो तो सबसे गरीब लोग थे और उनकी गरीबी अब अति गरीबी में चली जाएगी और धीरे धीरे उनके लिए 2 जून की रोटी मयस्सर वाकई मुश्किल काम है। फिर असंभव सी परिस्थिति हो जाएगी। और जो खुदकुशी की फहरिस्त हम आपको बता रहे हैं, इसका एक अनूठा सच यह भी जान लीजिए, इससे पहले जो खुदकुशी होती थी वह कर्ज की वजह से होती थी। अब खुदकुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आने वाले वक्त में वो समझ रहे हैं कि चीजें चलेंगी कैसे, बाजार में माल बिकेगा कैसे, जो बिकेगा और जो कीमत मिलेगी उससे घर कैसे चलेगा। यानी ठप पड़ गई हैं चीजें, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। शायद इसीलिए बार बार उन तस्वीरों को याद जरूर कर लीजिएगा जिस पे भोजपुरी में गाना भी बन गया है, जो
बॉलीवुड के सितारों ने बनाया है, उस पर दुनिया भर में अलग अलग स्क्रिप्टिंग और अलग अलग आर्टिकल्स लिखे गए हैं। टाइम मैगजीन ने लिखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भारत में पटे पड़े थे। इतनी बड़ी तादाद में मजदूरों का पलायन कभी नहीं देखा था, जिसमें पैर से खून रिस रहा है, पेट में भोजन नहीं है और परिस्थिति को रगड़ते हुए चले जा रहे हैं। 6 महीने में हम उन्हें भूल गए और इस 6 महीने में उनका दर्द कहीं ज्यादा विकट हो गया है। अब वो कैसे जिएंगे? ये एक ऐसी परिस्थिति के बीच में अगर देश आकर खड़ा हो गया है तो एक आखिरी सच भी जान लीजिए। यह सच आपको खुद को अलग अलग मुद्दों के आसरे उसी जगह लाकर खड़ा कर देगा जिन जगहों से आप बचकर निकलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास राशन कार्ड है, आपको राशन नहीं मिलता। अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और उसके लिए सरकारी पैकेज है, उस पैकेज से आपको भोजन नहीं मिलता। अगर इन सब के बीच लोग खुदकुशी कर रहे हैं और आप उस खुदकुशी को भी छुपा लेना चाहते हैं, अगर इन सब के बीच रोजगार नहीं है और उसको भी आप छुपा लेना चाहते हैं, अगर आप हर चीज को छुपा लेना चाहते हैं, तो फिर आने वाले वक्त में जो मिडिल क्लास है, जो शहरी मिजाज को जी रहा है, उसके सामने संकट जितना भयावह आने वाला है, उसके दायरे में कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे, वह महामारी नहीं होगी बल्कि फेल्योर स्टेट या असफल राज्य और असफल राजनीतिक सत्ता द्वारा क्रिएट की गई एक ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसमें बार बार हर बार आप सिर्फ उस राजनीतिक सत्ता की तरफ देखेंगे कि कुछ तो दे दो। क्योंकि आंदोलन करने के लिए भी आपको पेट भरा होना चाहिए। वह स्थिति भी खत्म कर दी गई है। और जिस भारत के भविष्य का जिक्र करते हैं तो आखिरी कमेंट ये भी उस पे यही है कि सिनेमा घर खुल गए, व्यायामशालाएं खुल गई, जो भी होता है, होटल भी खुल गए, सब खुल गए, लेकिन स्कूलों को लेकर अभी भी सहमति नहीं। और पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन पढ़ाई का जो नाटक इस देश के भीतर बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के चला है, उसका अनूठा सच यह है कि इस देश में अगर हायर एजुकेशन से जुड़े 3.5 करोड़ बच्चे हैं तो उन 3.5 करोड़ में से सिर्फ 1,80,000 के पास ही औसतन वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके जरिए वो ऑनलाइन फुल फ्लेजेड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन बहरहाल 8 करोड़ लोगों की सुध लेते रहिएगा, कभी भी चीजों को भूलिए मत, याद रखिए, अन्यथा आपको भी कल ये देश भूल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।